हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप आपने पहली वीडियो को अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो हमने उसमें अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी के अपनी क्लास का सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, और आगे हमने उसमें लास्ट में जाकर के अरब आक्रमण को भी पढ़ा था, थोड़ा सा रिकेप लिया था बी एड सॉरी BA फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं महमूद गजनवी, जो हमारी पहली यूनिट है, भारत में तुर्क आक्रमण। ठीक है, यह प्रारंभिक तुर्क, हमारी जो पहली यूनिट है अर्ली टर्क्स, यानी कि प्रारंभिक तुर्क। और खिलजी। ठीक है, तो प्रारंभिक तुर्क के अंतर्गत हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से पढ़ने के लिए इसे कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं। जैसे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम जानेंगे इसका परिचय क्या था, कहाँ का निवासी था, पिता का नाम क्या था, ठीक है, कौन सा वंश था इसका। फिर हम जानेंगे भारत पर किए गए आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो 17 आक्रमण तो हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से जो कुछ मुख्य मुख्य हैं वो हम जरूर जानेंगे। ठीक है, तो भारत पर किए गए आक्रमण, साथ में हम ये जानेंगे कि इन आक्रमणों को करने के उनके उसके उद्देश्य क्या थे। अगला है इसके समय के लेखक। इसके समय के लेखक जैसे अलबरूनी हो गया, बैहाकी हो गया, फिरदौसी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ लेखक है इसके समय के, उनकी कुछ किताबें हैं, उनके नाम जानेंगे, और उनकी कुछ उपमाएं भी हैं वो जानेंगे। तो कोई भी टॉपिक हो उसे अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो तोड़ के पढ़ने में वो ज्यादा आसान लगता है। तो हम शुरू करते हैं इसके परिचय से। या लिखते हैं गजनवी वंश। गजनवी वंश। ठीक है, एक व्यक्ति था अल्पतगीन। अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक था। इसे नोट करते जाना, अच्छे से लिख लेना। अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक था। अब इसे गजनवी वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गजनी में था। इस वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना स्थान क्या था? गजनी। गजनी कहां पर है? अफगानिस्तान में। गजनी अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर? इसका एक दूसरा नाम और है, इस वंश का दूसरा नाम और है यामिनी वंश। यामिनी वंश, क्लियर? अब अल्पतगीन का दास था, दास और उसका दामाद सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, अल्पतगीन का दास और दामाद था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन गजनवी वंश का अगला शासक बन गया था। ठीक है, क्लियर?
सुबुक्तगीन पहला तुर्क था, यह पहला तुर्क था, यह पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। यह पॉइंट नोट करते जाना। सुबुक्तगीन पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 987 ईस्वी में। ठीक है, 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और इस समय जो एरिया था वो सिंध का एरिया था। ठीक है, सिंध और पेशावर वाला एरिया था। तो वहां का शासक कौन था? जयपाल। वहां का शासक कौन था? जयपाल। और उसके राजवंश का नाम क्या था? हिंदुशाही राजवंश। हिंदुशाही राजवंश। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क कौन था? तुर्क तो कौन था? सुबुक्तगीन। कब किया था? 987 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्लियर यहां तक बात? देखिए, अच्छा अब बात आती है कि भारत में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो भी बाहरी आक्रमण हुए, चाहे अरबी हो गए या ये मोहम्मद गौरी का हो गया, महमूद गजनवी का हो गया, ये जो भी बाहरी आक्रमण हुए ये किस रास्ते से होते थे? तो इसका एक उत्तर है खैबर दर्रे से। खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है वहां से, खैबर दर्रे से आक्रमणकारी भारत में आते थे। खैबर दर्रे से आक्रमणकारी भारत में आते थे। ठीक है, तो खैबर दर्रा याद रखना। अब दर्रा क्या है? दर्रा क्या चीज होती है? दर्रा क्या है? इस टर्म का अर्थ क्या है? हालांकि ज्योग्राफी की बात है लेकिन हिस्ट्री में आया तो सुन लीजिए कि दो पहाड़ियों के बीच का पतला रास्ता, दो पहाड़ियों के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। और वहीं अगर दो पहाड़ियों के बीच में अगर एक चौड़ा मैदान हो तो वो क्या कहलाता है? घाटी। घाटी और दर्रा, ये हो गया दर्रा, ये घाटी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? अब क्या हुआ आगे कि 998 में जाकर के सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद अब शासक कौन बना? अब सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, महमूद और मसूद। उसके दो पुत्र थे, महमूद और मसूद, सॉरी इस्माइल नाम है, महमूद और इस्माइल। महमूद बड़ा था, इस्माइल छोटा था। लेकिन सुबुक्तगीन चाहता था कि इस्माइल शासक बने आगे। अब महमूद को यह बात ठीक नहीं लगी, तो महमूद ने इस्माइल को गजनी वाला हिस्सा दे दिया और बाकी का जो और हिस्सा था उसके साम्राज्य का वो हिस्सा उसने अपने पास रख लिया। लेकिन इस्माइल इस बात से खुश नहीं था क्योंकि इस्माइल भी सारा शासन चाहता था सारे राज्य का। तो इसलिए दोनों में युद्ध हुआ, महमूद मारा गया, बचा कौन? सॉरी इस्माइल मारा गया और बचा कौन? महमूद। तो अब शासक कौन बन गया? महमूद। और ये कहां का था? गजनी का। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया? महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी। ठीक है, अब आगे देखिए कहानी महमूद गजनवी की। ये तो एक हल्का सा बैकग्राउंड था इस गजनवी वंश का पीछे, लेकिन अब बात किसकी आएगी, महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी इसका जन्म हुआ था 1071 से लेकर के, और इसकी मृत्यु हुई थी, आई एम सॉरी, इसका जन्म हुआ था 971 से लेकर के, और इसकी मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। इसका शासनकाल था 999 से लेकर के 1030 तक। ठीक है, इसके पिता का नाम बता दिया मैंने, सुबुक्तगीन, पिता का नाम सुबुक्तगीन हो गया। इसकी माता का नाम इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं है शायद। ठीक है, लेकिन इसकी माता का स्थान पता है, माता का जन्म स्थान या माता का स्थान, इसकी माँ कहाँ रहती थी या कहाँ की निवासी थी, तो वो गजनी के पास में ही एक जगह है, जुबलिस्तान। जुबलिस्तान, तो इसीलिए महमूद को कहा गया जुबली का महमूद। जुबली का महमूद, ये इसी का नाम है। ठीक है, जुबली का महमूद, महमूद गजनवी का ये एक नाम है, जुबली का महमूद। अब ये तो हो गया इसका प्रारंभिक इंट्रो। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रारंभिक परिचय। अब इसमें आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण। देखो ये ऑनलाइन क्लास है, तो आपको सुविधा रहेगी रिकॉर्डेड वीडियो में कि आप चाहे जब क्लास को ऑफ करके जहां से नोट करनी चीजें वहां से आप चीजें नोट कर सकें। भारत पर आक्रमण कितने किए थे, 17। ठीक है, हम 17 तो नहीं पढ़ेंगे पूरे, लेकिन कुछ मेन 4-6 हम उन पर एक निगाह डालेंगे, उन्हें अच्छे समझेंगे, और जहां से और वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। भारत पर आक्रमण 17 किए थे। आगे देखिए, तो सबसे पहले जाना है कि इन आक्रमणों को करने के उद्देश्य क्या थे। इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना, और इसका दूसरा उद्देश्य था, चूंकि धन संपत्ति भारत में ज्यादातर मंदिरों में थी, तो इसका दूसरा उद्देश्य था मंदिरों को नष्ट करके इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मंदिरों को नष्ट करके इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और ये बात इसका दरबारी इतिहासकार, आगे पढ़ेंगे हम इसके समय के लेखकों के बारे में। दरबारी इतिहासकार था इसका एक उत्तवी का कहना है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्राथमिक उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना, मंदिरों को नष्ट करना, यानी कि दूसरे समुदाय को, दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को नष्ट करना। ठीक है, तो ये बात कहता है इसका दरबारी इतिहासकार उत्तवी। क्लियर, तो इसके ये दो उद्देश्य थे, लेकिन इसका सबसे पहला उद्देश्य धन संपत्ति को लूटना, क्योंकि इसके कुछ ही आक्रमण मंदिरों पे हुए थे, लेकिन इसके ज्यादातर आक्रमण नगरों पे, किलों पे हुए थे, और ज्यादातर वहां हुए थे जहां अधिक धन संपत्ति संचित थी। क्लियर, बात साफ हुई।
और एक बात और, इसने अपनी उपाधि और धाड़ की देख, इसकी एक उपाधि और थी, बुत शिकन। बुत शिकन, मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुत माने होती मूर्ति, तो मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण। पहला आक्रमण, इसने पहला आक्रमण कहां किया? इसने पहला आक्रमण कहां किया? सॉरी, कब किया इसने? 1000 ईस्वी में किया, जयपाल पर किया। जयपाल कहां का शासक था? पेशावर वाला एरिया का। ठीक है, पेशावर मुल्तान वाला एरिया। और पेशावर वाला एरिया मानिए। ठीक है, और इसका राजवंश क्या था? हिंदुशाही वंश। ठीक है, तो पहले युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल के कुछ हिस्सों को, जयपाल के राज्य के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। दूसरा वह, इसका दूसरा आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में, जयपाल पर किया। इसे हरा दिया, बंदी बना लिया और इससे 25 हाथी और 2.5 लाख मुद्रा लेकर के इसे छोड़ दिया गया। जयपाल ने इस वजह से आत्महत्या कर ली। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आगे। इसका 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में हुआ, कांगड़ा में। कांगड़ा का पहाड़ी प्रदेश है, नागरकोट, नागरकोट के किले पर। जहां से उसने काफी धन संपत्ति संचित की। इसका 9वां आक्रमण 1000, इसका 9वां आक्रमण 1011-12 ईस्वी में हुआ। 1011-12 ईस्वी में हुआ इसका 9वां आक्रमण। 1011-12 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर पर, जहां काफी धन रखा हुआ था, काफी धन संपदा रखी हुई थी, उसे लूटा और चक्र स्वामी की मूर्ति को भी तोड़ दिया था। क्लियर? आगे देखिए अगला, नेक्स्ट इसका 14वां आक्रमण, 14वां आक्रमण हुआ 1019-20 में। चंदेलों पर। ठीक है,
15वां आक्रमण 1021-22 में हुआ पंजाब में। अब पंजाब पर जो आक्रमण हुआ उसकी खास बात यह थी कि पंजाब में उसने शासन की बागडोर खुद संभाली कि पंजाब पर मैं खुद राज्य करूंगा। तो इसीलिए उसने वहां पहले से चले आ रहे सिक्कों को ही एक नया रूप देकर के डाला, जिस पर उसने अपना नाम भी लिखवाया। और उन सिक्कों पर पहले से बनी आ रही नंदी और घुड़सवार की आकृति को बने रहने दिया। ठीक है, और एक तरफ उसने अपना नाम भी लिखवाया। आवक्त मेकम, और ये नाम उसने अपना संस्कृत में लिखवाया था। आवक्त मेकम अवतार महमूद। एक तरफ उसने अपना नाम लिखवाया, दूसरी तरफ नंदी और घुड़सवार की जो पहले से चले आ रहे सिक्के थे, तो और उन सिक्कों पे ये जो आकृति थी, इस आकृति को बनाए रखा। ठीक है, आवक्त मेकम अवतार महमूद। क्लियर बात यहां तक? अब आगे देखिए, तो महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में भारतीय प्रकार के सिक्के ढाले। एक बात नोट कर लीजिएगा कि महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में भारतीय अनुरूप, मतलब भारत के अनुरूप जो सिक्के डाले, भारतीय सिक्कों के अनुरूप सिक्के डाले। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण किस पर हुआ था आप जानते ही हैं, सोमनाथ पर। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ गुजरात के किस हिस्से में है? सोमनाथ गुजरात के किस हिस्से में है? तो इसका उत्तर है अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा। ठीक है, अब सोमनाथ पर आक्रमण क्यों किया गया था? क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में काफी सारा धन संपदा इकट्ठी थी। सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा भी सोने का बना हुआ था, शिवलिंग भी सोने की थी। ठीक है, तो उसी सोने को लूटने के लिए यह आक्रमण किया गया था। और इस समय अनहिलवाड़ा का शासक कौन था? एक क्वेश्चन आता है कि जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय अनिलवाड़ा का शासक कौन था? तो शासक का नाम है भीमदेव। जो महमूद के आने की खबर सुनकर के भाग गया था, उसने युद्ध ही नहीं किया था, तो इसीलिए महमूद को कोई भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो वहां ब्राह्मणों की और आम जनमानस की काफी भीड़ थी जो उस मंदिर को सपोर्ट कर रही थी, सुरक्षा दे रही थी। लेकिन उन सभी के पास में कोई हथियार नहीं थे।
तो इसीलिए वो उस मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए थे और उन सबका कत्ल किया गया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके उसके दरवाजे को उखाड़ा था, मूर्ति को निकाला था और सभी को लूट करके पंजाब की तरफ लेकर के जा रहा था वो, जहां से वो गजनी की ओर जा सके। ठीक है, क्लियर? यहां तो बात साफ हुई। रास्ते में से जाटों और खोखरों ने, जाट खोखर, ठीक है, उन्होंने इसे चुनौती दी या इसे रोका और इसका नुकसान भी किया था। इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए इसने अपना 17वां आक्रमण किया था। अपना इसने 17वां आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। खोखरों व जाटों के विरुद्ध। ठीक है, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? यहां तक बात साफ हुई सबकी? ये था इसका सोमनाथ पर आक्रमण, सॉरी ये था इसके भारत पर आक्रमण। तो 17 में से मैंने तुम्हें कुछ मेन करा दिए हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहुत रेयर है पूछा जाए, लेकिन बहुत कम चांस है इसके पूछने के, इस क्वेश्चन के। लेकिन हाँ, आगे कोई भी अगर कंपटीशन आता है तो वहां इसके पूछने के चांस बढ़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी कौन बना? मसूद। 1030 से 40 तक, 10 साल तक बस। ठीक है, फिर तो उसके बाद और भी शासक होते रहे, लेकिन उनका फिर इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं है, ना भारत के इतिहास में कोई महत्व है और ना ही किसी और प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ये एक अंतिम क्वेश्चन था जो यहाँ से आ सकता है। अब इसके बारे में एक बात और जानते हैं, जो एक टॉपिक हमारा भी छूटा है इसमें, इसके समय के लेखक। इसके समय के लेखक महमूद गजनवी के समय के लेखक। क्लियर? महमूद गजनवी के समय के लेखक। तो इसके 3-4 लेखक हुए थे इसके समय के, जहां से क्वेश्चन बनते भी हैं आते भी हैं। सबसे पहले बात करें हम उत्बी की। उत्बी, तो उत्बी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, इसका दरबारी इतिहासकार था। तो दूसरी बात इसके बारे में, इसकी किताब का नाम है एक तारीखे यमनी। ठीक है, तारीखे यमनी। नंबर 2 पर आता है, अगला है फिरदौसी। अगला है फिरदौसी। अच्छा, उत्बी के बारे में एक पॉइंट और है, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर, इसे पूर्व का होमर कहा गया। पूर्व का होमर। होमर जो है एक यूनानी ऐतिहासिक कवि था। ऐतिहासिक कवि का मतलब है कि वो अपना इतिहास कविताओं के रूप में लिखता था। ठीक है, तो इसीलिए ये भी, उत्बी भी अपने इतिहास को कविताओं के रूप में लिखता था, तो इसीलिए इसे पूर्व का होमर कहा गया। पूर्व का होमर।
बात क्लियर। अब यहां देखते हैं फिरदौसी। तो फिरदौसी वो लेखक है जिसे फारसी भाषा का प्रारंभकर्ता माना जाता है, और इसकी रचना है शाहनामा। इसकी जो किताब है उसका नाम है शाहनामा, और शाहनामा इसने फारसी में लिखी है। ठीक है, शाहनामा इसने फारसी में लिखी है। क्लियर। अगला है नंबर 3। नंबर 3 देखिए, बैहाकी। बैहाकी कौन था, इसके बारे में पढ़ लीजिए 2 लाइन बस। इसकी 2 किताबों के नाम है, एक है तारीख सुबक्तगीन, तारीख सुबक्तगीन। सुबक्तगीन की आत्मकथा है ये, सुबक्तगीन की आत्मकथा। और आप लोग जानते हो कि सुबक्तगीन कौन था, तो सुबक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, अगला है इसमें, इसकी अगली किताब का नाम है तारीख गजनी, गजनी का इतिहास, गजनी का इतिहास, गजनी का इतिहास। इसमें एक लेखक और बचता है, अल बरूनी। अल बरूनी। ठीक है, तो इसके बारे में कई फैक्ट हैं, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। इसका पहला फैक्ट इसके बारे में, एक 2018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। दूसरा फैक्ट, इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसकी कृति है ये, इसकी रचना है। और अगला इसके बारे में फैक्ट है, पहला मुस्लिम था, पहला मुस्लिम जिसने संस्कृत पढ़ी, पुराणों का अध्ययन किया, जिसने संस्कृत पढ़ी, पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, और आगे अब 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहीं से कि इसकी जो किताब है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, ये अरबी में है, ये अरबी भाषा में है, लेकिन इसके अनुवाद हुए हैं 2 अनुवाद, हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में और अंग्रेजी में।
ठीक है। तो हिंदी अनुवादक का नाम है रजनी दत्त शर्मा, ठीक है, जो अल बरूनी का भारत के नाम से है, अल बरूनी का भारत, ठीक है। और अंग्रेजी में एडवर्ड सचाऊ ने किया है, एडवर्ड सचाऊ ने इसका अनुवाद किया है। किताब का नाम है अल बरूनी इंडिया, अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। अब मैंने ये दो अनुवादकों के नाम इसलिए यहां लिखाए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, ठीक है। 2022 के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल बरूनी का जो किताब है किताबुल हिंद, उसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो एडवर्ड सचाऊ ने किया है, अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, ठीक है। अब ये संभावना बनती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में किसने इसका अनुवाद किया है, तो हिंदी में किया है रजनी दत्त शर्मा ने, और किताब का नाम है अल बरूनी का भारत। क्लियर? देखिए, महमूद गजनबी को लेकर के जो हमारे सारे पॉइंट थे, फैक्ट थे, और उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी हम यहाँ अच्छे से पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी और टॉपिक रह गया हो, इससे संबंधित कोई और बात छूट गई हो, वैसे तो नहीं रही है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रह गया हो खास करके, तो आप हमसे ग्रुप में इस बात को पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। आपके एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, तो अब कोई ज़्यादा समय नहीं रहा है आपके एग्जाम होने में, क्योंकि यूनिवर्सिटी 2-3 महीने में आपके एग्जाम करा देगी। और दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम इस साल, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ ये अभी, तो इस साल आपके एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया रहिए, ठीक से रहिए, अपना ख्याल रखिए।